बनी है, अनएम्प्लॉयमेंट को दूर किया गया। खा वो RET स्कीम थी, रहबर ज़राअत थी, रहबर खेल थी और आज ये यहाँ पे बात बिजली की हुई। बिजली की बात करेंगे। उमूमन जब भी मौसमी सरमा शुरू होता है तो कश्मीरी अवाम को जो है बिजली के झटके देखने को मिलते हैं। और कल भी न्यूज़ सर्कुलेट हुई कि गवर्नमेंट जो है 500 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जो है खरीदने जा रही है। क्या आपको लग रहा है कि जो जिस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत में थी उस वक्त ये काम नेशनल कॉन्फ्रेंस को नहीं करना था? क्या आपको लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया उसको कश्मीरियों के हक में वो फैसला सुनाएगी? और जब हमने कन्वेंशन के दौरान ये भी सुना कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वाहिद एक तंजीम है जिन्होंने 370 पे वकील ढूंढा और उसको सुप्रीम कोर्ट भेजा, क्या पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने वकील नहीं ढूंढा 370 के लिए? कन्वेंशन की रिकॉर्डिंग की हर एक पॉलिटिकल पार्टी पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान ने जो है हमला बोला, चाहे अपनी पार्टी की बात करेंगे, पीपल्स कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे या बीजेपी की बात करेंगे, लेकिन पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पर किसी ने नहीं निशाना साधा। क्या एकजुट इलेक्शन आप हिस्सा लेंगे? जम्मू कश्मीर में बदलती सियासी सूरत हाल, हर दिन हम देख रहे हैं कि कोई ना कोई पॉलिटिकल कन्वेंशन या पॉलिटिकल कोई प्रोग्राम देखने को मिलता है। अभी इलेक्शन का बिगुल यानी कि इलेक्शन का डेट कहीं नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन हर एक पॉलिटिकल पार्टी ग्राउंड जीरो पर यह चाहती है कि वो वोटरों को अपनी तरफ खींचे। आज भी हमने देखा शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला के वागोरा इलाके में नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से एक वर्कर्स कन्वेंशन मुनक्कद हुआ। इसी सब पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है डॉक्टर सजाद साहब, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से ताल्लुक़ रखते हैं। तो सबसे पहले वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सजाद साहब, आप हमें बताइए, यहाँ पे बात बिजली की हुई। बिजली की बात करेंगे। उमूमन जब भी मौसमी सरमा शुरू होता है तो कश्मीरी अवाम को जो है बिजली के झटके देखने को मिलते हैं। और कल भी न्यूज़ सर्कुलेट हुई कि गवर्नमेंट जो है 500 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जो है खरीदने जा रही है। क्या आपको लग रहा है कि जो जिस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत में थी उस वक्त ये काम नेशनल कॉन्फ्रेंस को नहीं करना था? देखिए, पहली बात ये है कि जब भी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत में थी तो ये क्राइसिस कभी नहीं होते थे। अगर हमें बिजली खरीदनी पड़ती थी या बिजली की कमी महसूस होती थी तो कैबिनेट बैठती थी और कैबिनेट डिसाइड करती थी और उसी वक्त फौरी तौर पे बिफोर द ऑनसेट ऑफ विंटर काबीना फैसला कर लेती थी और लोगों को इन मुश्किलात से दो चार नहीं होना पड़ता था। दूसरी बात यह है कि हम पहले भी ये कहते आए हैं और आज भी ये कहते हैं कि जो हमारे पावर प्रोजेक्ट्स की जो है बिजली है वो नॉर्दर्न ग्रिड को जाती है, तो पहला हक हमारा बनता है, पहले हमें दिए जाए। अगर हमें खरीदनी भी पड़े, पहले तो खरीदना नहीं पड़नी चाहिए थी मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं आपको बताऊँ NHPC उड़ी 1, उड़ी 2, उसके बाद लवर जेलम, उसके बाद सलाल, उसके बाद हमारा जो किशन गंगा, उसके बाद जो हमारा रामबन में है जो हमने खुद उसको फारूक साहब ने खुद बनाया वो प्रोजेक्ट, तो वो प्रोजेक्ट बनाया, तो उसके हिसाब से हमें होना नहीं चाहिए। लेकिन अगर उसके बाद भी अगर हमें ज़रूरत पड़ती बिजली की तो पहला हक हमारा बनता है, हमें बिजली दी जाए, उसके बाद जो बचेगी वो आप बाकी ले जाएं, हमें उससे कोई वो नहीं है। लेकिन उस वक्त भी ये चीज़ हुई थी। मैं आपको बताता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक मुआहदा था कि भाई जहाँ पे ये पावर प्रोजेक्ट्स बनेंगे 5 किलोमीटर के उस दायरे में लोगों को फ्री पावर दिया जाएगा और CSR दिया जाएगा। लेकिन बदकिस्मती हुई है कि मैं आपको उड़ी की बात करता हूँ, हमारे उन 2 प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे और 5 किलोमीटर के उस एरिया को कोई फ्री पावर नहीं है और CSR भी जो है हमारा CSR जो है बाकी जगहों पे स्पेंड किया गया है। सो इन चीज़ों को देखना है। ये चीज़ें जो हैं जब कोई भी अवामी हुकूमत हुआ करती थी तो ये चीज़ें नहीं हुआ करती थी। तो आज अगर ने ये फैसला लिया है इतने ह्यू एंड क्राई के बाद कि हम 500 मेगावाट जो है बिजली ले लेंगे और मीटर्ड एरिया, जब आप मीटर्ड एरिया लगाते हैं, आप कहते हैं जी मीटर्ड एरिया किया और हम इस मीटर्ड एरिया में 24/7 देंगे। मैं तो कहता हूँ 24/7 क्या, आप 18 घंटे भी दे दें तो बड़ी बात है। और गाँव का तो इतना बुरा हाल है कि उड़ी टाउन जैसे में भी और बारामूला टाउन जैसे जहाँ मीटर्ड एरिया है वहाँ भी बिजली बस आती और जाती है, बस देख ही लेते हैं कि बिजली आई और बिजली चली गई। बात अब अगर हम आर्टिकल 370 की करेंगे, क्या आपको लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया उसको कश्मीरियों के हक में वो फैसला सुनाएगी? और जब हमने कन्वेंशन के दौरान ये भी सुना कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वाहिद एक तंजीम है जिन्होंने 370 पे वकील ढूंढा और उसको सुप्रीम कोर्ट भेजा, क्या पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने वकील नहीं ढूंढा 370 के लिए? देखिए, ये फैसला जो है और ये जो 370 का मसला है ये हमारे सुप्रीम कोर्ट में है। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने हिसाब से जो कर सकती थी वो किया और वो आया है।
हमने सिर्फ बातें नहीं की, बाकी जमातों ने बातें ज़रूर की, लेकिन ग्राउंड जब रियलिटी आती है, रियलिटी पे लोगों ने अपने आप को पीछे कर दिया। हमारी जमात ने हिंदुस्तान के अपने इस मुल्क के टॉप वकीलों को इस काम के लिए चुना। हमारे कपिल सिब्बल साहब ने, वेणुगोपाल साहब ने, इन लोगों ने, टॉप लॉयर्स ने डिफेंड किया केस, और हमें सुप्रीम कोर्ट पे बड़ी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जो है हमारे हक़ में फ़ैसला देगी। हम इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि जो इस वक्त इनको जो है फ़ैसला देना है, क्योंकि 5 जज में से एक जज साहिबान जो है वो दिसंबर में रिटायर हो रहे हैं, और रिटायरमेंट से पहले ये फ़ैसला उनको देना है। अगर वो फ़ैसला नहीं सुनाएंगे तो फिर नया बेंच बनेगा, नया जज आएगा, तो नए से सुनवाई होगी। तो इसलिए हमें उम्मीद है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कि वो जल्द जल्द इस महीने में फ़ैसला सुनाएंगे, और हमें उम्मीद है कि फ़ैसला हमारे हक़ में होगा। आज भी जब हमने इस कन्वेंशन की रिकॉर्डिंग की, हर एक पॉलिटिकल पार्टी पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान ने जो है हमला बोला, चाहे अपनी पार्टी की बात करेंगे, पीपल्स कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे या बीजेपी की बात करें, लेकिन पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पर किसी ने नहीं निशाना साधा। क्या एकजुट इलेक्शन में पार्टिसिपेट हो रही? देखिए, वो फ़ैसला तो पार्टी हाईकमांड करती है कि जब कोई इलेक्शन होता है, अलायंस होगी नहीं होगी, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की हाईएस्ट वर्किंग कमेटी जो है, पार्टी की वर्किंग कमेटी, वो बैठेगी, उसमें सोच विचार होगा, उसमें बात होगी, और उसके बाद लीडरशिप उन सोच विचार को ले के मद्देनज़र रख के लीडरशिप फ़ैसला लेगी। तो वट एवर द डिसीजन ऑफ द लीडरशिप विल बी, वो हम जो है ग्राउंड सतह पे हम वर्कर हैं पार्टी के। जो पार्टी फ़ैसला लेगी, हमें वो पार्टी का फ़ैसला वो मंजूर होगा, और जो भी फ़ैसला वो करेंगे हम उसको ग्राउंड लेवल पे उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। 11 तारीख को जो है उमर साहब इस कॉन्स्टिट्यूंसी में आएंगे। क्या आपको लगता है कि अब नेशनल कॉन्फ्रेंस को उन कद्दावर लीडरों की तरफ जाना पड़ा कि लोगों को अपनी तरफ वो लाए? कौन कद्दावर लीडर? जनाब उमर अब्दुल्ला साहब। देखिए, उमर अब्दुल्ला साहब पार्टी के लीडर हैं हमारे, ही इज़ अवर लीडर। तो लीडर तो हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जाते हैं, असम्बली इलेक्शन हो या पार्लियामेंट इलेक्शन हो या पार्टी का कन्वेंशन हो, तो उन सब जहाँ जहाँ पे भी इसके कन्वेंशंस हुए हैं, तो पार्टी के टॉप लीडर्स ही गए हैं। वो हमारे लीडर हैं, पार्टी के रहनुमा हैं, तो वो नहीं आएंगे तो और कौन आएगा? तो उसी हमने पार्टी को रिजुवनेट करने के लिए और पार्टी वर्कर से बात करने के लिए हमने काफ़ी कन्वेंशंस आप देख रहे हैं पिछले 1.5 महीने से 2 महीने से चल रहे हैं। उसी एक कड़ी में 11 तारीख को यहाँ आएंगे वो, तो 11 तारीख को जो उनका जलसा होना है, उसी के लिए आज ये मीटिंग वर्कर्स की थी। और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह रब्बिल अज़ीम जिस तरीके से बाकी जगहों पे हमारे जलसे हैं कामयाब हुए हैं, और जिस तरीके से लोगों ने शमूलियत की है, जोश व खरोश दिखाया गया है, और हमें लगता है कि लोग भी अभी समझ चुके हैं कि एक ही जमात है वो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस से, जो इस शख्स के लिए लड़ती है, जो इसकी बका के लिए लड़ती है, जो अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए लड़ती है। आप देखिए कि अनएम्प्लॉयमेंट तो 23% हो चुकी है, रियासत की सेकंड इन द कंट्री हो चुकी है। और इससे पहले अनएम्प्लॉयमेंट ये नहीं, तो जब भी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत बनी है, अनएम्प्लॉयमेंट को दूर किया गया। खा वो RET स्कीम थी, रहबर ज़राअत थी, रहबर खेल थी, और RET में तो 70,000 चूल्हे जलाए। वो स्कीम जो है वो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के टाइम में ही आई। सो नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा बेरोज़गारी को दूर करने के ख्वाह है, और हमेशा जम्मू कश्मीर के हित की बात की है, वो इसके यहाँ अमन की बात की है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस एक वाहिद जमात है जो लोगों के बारे में सोचती है। शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। शुक्रिया। ये थे हमारे साथ मौजूद नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर। आप बने रहिए जी टेलीविजन की इस खुसूसी नशरियात के साथ। कैमरामैन तौफीक के साथ जिशान कादिर, बारामूला।